आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है आज। कपड़ों पे आपका नजर बहुत कम जाते हैं, आज आपका नजर गया, धन्यवाद सर। On the 75 glorious journey of the adoption of the Constitution of India, I pay my deep respect and tributes to all those founding members of the Constituent Assembly. Originally, sir, 389 members चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए, तो रह गए थे 299 मेंबर्स। 15 महिलाएं, 8 मेजर कमिटियां और 13 माइनर कमिटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई। दुनिया का सबसे महान सम्राट में से एक अशोक सम्राट के जो अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ में बनी है, जो ओरिजिनली सारनाथ में था, बाद में जाकर के उसको सांची के स्तूपा कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वहां अभी भी जाके देख के आ सकते हैं। मैं आज से 6 दिन पहले सांची खुद जाकर के दर्शन करके आए हैं। हमारा तिरंगा झंडा में 3 कलर है, सबको मालूम है। बीच में सफेद कलर के बीच में जो धर्म चक्र है, हमारा जो धर्म चक्र का नीला रंग होने का कारण उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इस महान देश का संविधान के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो उस संविधान का प्रेरणा कहां से मिला वो भी हमको नहीं भूलना चाहिए। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस वक्त हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला और एक आदिवासी है। इस देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने का मौका मिला है। मैं जब बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि ये मैं एक अधिकार के रूप में कोट नहीं कर रहा हूं, मैं दायित्व के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर बाबा साहब अंबेडकर का वो स्पिरिट संविधान में नहीं होते तो मैं भी आज इस महान सदन में कभी भी नहीं होते। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं, मैंने एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस जगह में बैठने का मौका दिया जिस पद पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे। जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना, मैंने सबसे पहले उस कानून मंत्री के पद में बैठने से पहले ये समझने का कोशिश किया कि बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे। वो सुबह मैं कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले सबसे पहले मेरा मन में यह आया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश का पहला कानून मंत्री तो बना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका चर्चा लोगों के सामने में अक्सर नहीं होते हैं। जब कोई इंसान किसी पद से इस्तीफा देते हैं उसका बड़ा कारण होता है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे जिन्होंने महान संविधान का रचना किया। इसको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, और इतने कम समय में कानून मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया। तो मैंने ढूंढ करके वो पत्र जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू जी को लिखा, जो प्रधानमंत्री थे, उस पत्र को मैंने पढ़ा है। अब मैं पत्र को, लंबा पत्र है, पूरा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, कुछ देर में मैं जिक्र करूंगा। हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। उस संविधान में सब कुछ है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है, प्रावधानों का भी, और हमारा संविधान का प्रावधानों को भी मैंने बारीकी से देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं इसमें पार्टी, उस पार्टी, इस पार्टी का सवाल नहीं है। हम सब भारतीय हैं और इस संविधान को लेकर के हम लोग गौरव महसूस करते हैं। जिस स्पिरिट को जिक्र किया था सबसे पहले,
उसको यह अंगीकृत किया गया था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में किसी भारतीय को, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई सवाल नहीं, हर एक भारतीय को बराबर का दर्जा देने का सबसे पहले आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में सबको बराबरी का मौका देने का, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इसका भी मेंशन किया गया है। फिर माइनॉरिटी का हम लोग बात करते हैं। मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं और आर्टिकल 25 में बाकी सब हिंदू हो या कोई भी, हमारे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू को मिला के 7 है, सबको अपना धर्म मानने का, प्रैक्टिस करने का और दूसरा को बताने का आजादी संविधान ने दिया गया है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए भी प्रावधान दिया गया है। फिर आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का राइट्स के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपेयर करना हमको जरूरी इसलिए है कि जो हमने किया इस देश में, चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे हमारे सरकार हो, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहां बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। हम सब मानते हैं कि हमारा संविधान खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और हम गौरव भी करते हैं, 75 साल पूरा भी हो गए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको बोलते समय और लोगों के सामने में दर्शाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो ना हो कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारा देश का छवि दुनिया के सामने में कहीं कम तो नहीं हो रहा है क्या? अमेरिका में हमारे जो ब्लैक्स जिसको कहते हैं रंग वाला, उनको वोटिंग राइट 1965 में मिला। उस समय जब उनको जितने कलर्ड कम्युनिटीज है, खास करके उस समय अमेरिका में बड़े संवेदनशील मुद्दा था। 1965 में नॉन व्हाइट्स को वोटिंग राइट मिला। आप सोच के थे कि तब तक हम लोग आजादी मिल करके कितने साल हो गए थे। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड 1994 में खत्म हुए और उसके बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज राइट मिला। नेल्सन मंडेला पहला एक गैर सफेद नॉन व्हाइट पहले वहां में चुने हुए राष्ट्रपति बने। कनाडा में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ, रेशियल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, इनका ये प्रावधान 1960 में बना। इंग्लैंड में 1918 में उनको वोटिंग राइट मिला नॉन व्हाइट्स को। फ्रांस में 1944 में यूनिवर्सल सफरेज गारंटी मिला। मेरा पास पूरा तथ्य है लेकिन उतना गिन के बताने का जरूरत नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, हम लोग को तो जब आजादी मिलते ही ये सारा अधिकार हमारे देश के हर एक नागरिक को मिला हुआ है। लेकिन कभी कभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा बात किया जाता है जैसे कि इस देश में माइनॉरिटी का कोई अधिकार ही नहीं। अगर इस देश में, अखिलेश जी आपका मैं जवाब दे दूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे तो। मैं तो किसी का जवाब नहीं देना चाहता हूं, आज मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि उनको जवाब देंगे तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। समाजवादी का समय में उत्तर प्रदेश में क्या हालत था, जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, मैं आपके सामने में बोलना चाहता हूं सर। कुछ सर्वे है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस इन यूरोपियन यूनियन का सर्वे के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में 48% लोग डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं, ऐसा मानता है ये सर्वे का रिपोर्ट आया है। उसमें से ज्यादातर मुसलमान धर्म को मानने वाला, इस्लाम धर्म को मानने वाला का रिपोर्ट है।
फ्रांस में कई डिस्क्रिमिनेशन का रिपोर्ट पेश किया। मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट के बारे में मैं बता रहा हूं। उसमें जो हेड स्कार्फ पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, इसको लेकर के मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ने कहा कि ये उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अफगानिस्तान में सिखों का संख्या, हिंदूज का संख्या, ईसाई का संख्या क्या हो गया आपको मालूम है। चाहे वो तिब्बत में प्रॉब्लम हो या म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जब माइनॉरिटीज का खिलाफ जुल्म होता है या कुछ दिक्कतें आते हैं, सबसे पहला देश जहां वो आते हैं संरक्षण लेने के लिए वो है भारत देश में। यहां सेफ है इसलिए तो आते हैं। फिर ऐसे बातें क्यों कहा जाता है कि इस देश में माइनॉरिटीज को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दिया जा रहा है। आप गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है, मुसलमानों को दरगाह नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा बातें नहीं करना चाहिए जिससे देश का छवि को नुकसान होता है। ये मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं देश के लिए कह रहा हूं। देखिए सर, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं। मैं जो सोचता हूं वही बोलता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपसे लगातार संपर्क करता हूं। आपको अगर पसंद नहीं आता है तो कम से कम आप लोग झेलना पड़ेगा कुछ सालों तक। तो हमसे बात करके मिलके काम करना पड़ेगा। आप और हम एक ही हैं, पार्टी अलग है। जब मेरे साथ काम करने का सहन शक्ति खत्म हो जाएगा तब आप प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए कि आपके पास अभी सहन नहीं कर सकता है मेरे साथ काम करने का। तब तक तो काम करना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी करता हूं, अपने लिए भी करता हूं। इसलिए ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए, थोड़ा शांति से सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कल कई लोगों ने जिक्र किया, इसलिए मैंने भी शुरू में कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम जैसे कई लोग इस सदन में चुन के कभी नहीं आते हैं। तो आज जो बाबा साहब ने कुछ काम किया है या कुछ सोच है, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। बाबा साहब को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और सोशल जस्टिस में कैसे बैलेंस किया, उन्होंने बहुत बारीकी से, जब संविधान का रचना हो रही थी उस समय बैकवर्ड टर्म को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रोल ऑफ रिजर्वेशन were given foremost importance while addressing historical injustice done against the marginalized communities। और कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी धर्म के खिलाफ कभी उन्होंने नहीं कहा। हिंदू समाज में कुछ प्रैक्टिसेस, छुआछूत का जो व्यवस्था था उसका खिलाफ संघर्ष किया। बाद में कुछ लोगों ने, बाबा साहब तो जब उन्होंने दीक्षा लिया 14 अक्टूबर को, उसके ज्यादा दिन बाद वो नहीं रहे हमारे बीच में, तो पूरा बात उन्होंने नहीं बता पाया देश में घूम घूम करके, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन नहीं था, उसका बात पूरा पहुंचा नहीं पाया। मैंने बहुत डीप रिसर्च किया है। बाबा साहब ने जो कह के किया उसको बाद में कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट करने का शुरू किया और कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा है, इसलिए हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ाई करना है। ऐसा बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहब ने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा धर्म को अपनाता हूं जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट नहीं होगा, उसमें इक्वालिटी के नाम पे गया। वो हिंदू धर्म को दुश्मनी के रूप में कभी भी नहीं देखा है। जब अमेरिका से पहले वो पढ़ के जब वापस आए, बड़ौदा का महाराजा के वहां में उसको नौकरी करना था क्योंकि वो स्कॉलरशिप का एक कंडीशन था। तो वहां जाकर के उन्होंने जब काम करने शुरू किया तो बैठने का जगह नहीं था, तो एक गेस्ट हाउस, टूटा फूटा गेस्ट हाउस में रुकने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वो पारसी लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाया था, तो अंबेडकर को वहां रहने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप तो पारसी हैं, आप छुआछूत में आप विश्वास नहीं करते हैं, मुझे कुछ दिन रहने दीजिए। लेकिन कहा कि नहीं, आप हिंदुओं में छुआछूत है तो हमारे लिए भी आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। फिर वो एक क्रिश्चियन दोस्त जो लंदन में उसके साथ पढ़े, उसके पास गए, उनको कहा कि आप तो ईसाई हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपको यहाँ छुआछूत नहीं होते हैं, मुझे एक कुछ दिन के लिए आपको यहाँ रहने दीजिए।
तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको रहने दूंगा, मगर आपको अगर मेरा बगल घर में रहने दूंगा तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, कोई मेरा साथ काम नहीं करेगा, इसलिए आपको मैं रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकता हूं। तो उसके बाद जब वो संभाजी नगर से आगे जाके अजंता फोर्ट देखने गए, आते समय संभाजी नगर में जो दौलताबाद फोर्ट है वो देखने गए अपने कुछ साथियों के साथ। टूटा फूटा गाड़ी में गई तो पूरा धूल हो गई। धूल साफ करने के लिए वहां छोटा सा तालाब था। तालाब में जब गए तो कुछ मुसलमान ग्रुप आए और कहा कि तुमने हमारा तालाब को छू करके क्यों गंदा किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा अभी रमजान चल रहे हैं और आप लोग मुसलमान में छुआछूत नहीं होते, तो ये पानी छूने से आप कैसे आप गंदे हो गए। कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने हमारे तालाब का पानी छुआ, आपको हम लोग सबक सिखाएंगे। तब बाबा साहब ने वो बड़ा वाक्य कहा, जो हिंदुओं के लिए अछूत है वो मुसलमानों के लिए भी अछूत है, ईसाई के लिए भी अछूत है और पारसी के लिए भी अछूत है। तब जाकर के बाद में बहुत लंबा कहानी मैं इतना नहीं कहूँगा, तब 1956 में दीक्षा भूमि में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया है। तो इसमें किसी एक धर्म के खिलाफ बाबा साहब का नहीं रहा, उसका जीवन में कई घटनाएं हुए हैं। बाबा साहब ने जब अपना रिजर्वेशन को लेकर के, जो बैकवर्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को लेकर के उन्होंने बात शुरू किया, कई बहस हुए हैं उसमें, और संविधान वो सदन में जो बहस हुए हैं सबके सामने में, मैं अलग से तो कुछ बता नहीं रहा हूं। बाबा साहब ने जब 10 इयर्स रिजर्वेशन को लेकर के जब प्रावधान बना रहे थे, तो बाबा साहब ने एग्री नहीं किया था कि 10 साल क्यों, ये उतने साल तक होना चाहिए जब तक जो पिछड़े वर्ग लोग बराबर में ना आ जाए। लेकिन सबने कहा कि 10 साल के बाद और जरूरत पड़ेगा तो उसको बढ़ाना चाहिए। तब उस समय बाबा साहब ने कहा, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस अपॉन यू दैट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स in the assemblies and the parliaments is only for 10 years, although I wanted it till untouchability was prevalent in India. Our own people who became members of the parliament on Congress tickets opposed me, not to speak of members belonging to a high caste. So, thinking that something is better than nothing, I agreed that reservation may be for 10 years and secured something for our people. कुछ नहीं से तो कुछ सही, इसलिए बाबा साहब ने इस चीज को माना है और अब सब पार्टी उसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर, पंडित नेहरू क्योंकि बड़े नेता थे, पंडित नेहरू पहला प्रधानमंत्री बन गए। बाबा साहब के बीच में कुछ डिफरेंसेस तो था, वो तो आप भी मालूम है, हमको भी मालूम है। बाबा साहब ने एक जो कोट को मैं करता हूं, बाबा साहब ने जो कहा था, I just see the leader of the Congress party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste events once. From this, you can judge what sympathy the Congress party can have for our people. When its leader is so much adamant, Pandit Nehru is always for the Muslims. ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक वोट अपने ओर से नहीं डालूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अरे संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में बात नहीं करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे हम? दो बड़ा व्यू को जानना जरूरी है। पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, सर रिजर्वेशन का कारण क्या है, उसमें नजरिया किसका क्या है? अंबेडकर का व्यू है focus on social justice to uplift marginalized communities and dismantle caste hierarchies. और पंडित नेहरू जी का व्यू था, he viewed reservation as a temporary tool to integrate disadvantaged groups into mainstream. ये देखिए, इसमें कोई इतना निगेटिव नहीं है, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को मैं बता रहा हूं। Approach to the caste system, Ambedkar ji advocated for complete abolition of caste system. Nehru ji believed in gradual reforms and hoped discrimination would diminish over the time. Timeline for reservation. Baba Sahib wanted reservation needed indefinitely till equality was achieved. Pandit Nehru ji advocated for time-bound reservation for 10 years. Empowerment के बारे में क्या विचार था? Baba Sahib emphasized representation and dignity, ensuring Dalits had a voice in governance and opportunity. Pandit Nehru ji focused on economic development, believing discrimination would automatically reduce over the time.
थोड़ा सा अगर विपक्ष के लोग भी कष्ट करेंगे तो वो भी पढ़ सकते हैं खुद, ये अवेलेबल है किताब। इसलिए मैं मानता हूं कि अंबेडकर्स व्यू वेर मोर सिस्टमैटिक and address the root cause of inequality, focusing on representation and empowerment. Nehru's views, while progressive, नेहरू तारीफ करने में भी आपको आपत्ति? मैं कह रहा हूं कि नेहरू's views, while progressive, underestimated the deep entrenchment of caste-based discrimination which persists even today. 1961 में पंडित नेहरू जी ने जब पत्र लिखा है सारा मुख्यमंत्रियों को, नेहरू जी रोट अ लेटर टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री, वो निगेटिव लेटर नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा उस लेटर में कि अगर हम रिजर्वेशन को बढ़ावा देंगे तो जो इस देश का जो टैलेंट है, जो स्किल है, जिसके पास क्वालिटी है, उसका बर्बाद हो जाएगा, उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगा। ये कहा है कि नेहरू जी टैलेंट के बारे में सोचते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी टैलेंट के बारे में सोचते हैं, टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैलेंटेड को आगे बढ़ाते समय गरीबों को, जो पिछड़े लोगों को कुचल के आप आगे बढ़े, ये नहीं होना चाहिए। यही है फर्क। आगे बढ़ाने तो आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो हजारों साल तक जिसको समाज में काम करने का मौका नहीं मिला, उनको कुचल के हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यही फर्क है, दृष्टिकोण का जो फर्क है, मैं उसी को बता रहा हूं सर। मंडल कमीशन रिपोर्ट तो 80 में आ गए थे, लेकिन क्या जरूरत था 10 साल तक? आपके सरकार केलकर कमेटी रिपोर्ट पहले, आप लोग इतने सालों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार बना, नेशनल फ्रंट सपोर्टेड बाय बीजेपी, बीपी सिंह का समय में ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट टेबल हुआ है, और उसके बाद सर मंडल कमीशन का ये मैं बाबा साहब तक ही इसी में रखना चाहता था। आप ही टोक के मुझे बुलवा रहे हो, आप नहीं टोकते तो मैं ये बोलना नहीं था, आप टोकोगे तो और उगलेगा सर। 1990 का रिकॉर्ड सबके पास है, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का वक्तव्य भी सबको मालूम है, और 1985 में जो इंटरव्यू में राजीव जी ने क्या कहा था वो भी सबको मालूम है, कल उल्लेखित हुआ उसका। और उसके बाद में जब आपका पार्टी और राजीव गांधी जी उस समय आपका सबसे पॉपुलर लीडर, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जो कहा, उसको तो आप नहीं नकार सकते हैं। तो राजीव गांधी जी ने जो कहा था, पंडित नेहरू जी ने जो कहा था, उसको अगर आज के दिन आप नकारना चाहते हैं तो आप बोलिए ना कि पंडित जी ने और राजीव गांधी जी जो कहा हम उसको नहीं मानते, आप बोलिए। आप वो बोलते नहीं है, फिर उसका विपरीत बात करते हैं बराबर, ये मत कीजिए। आप या तो सहमत है बोलिए, या तो असहमत है बोलिए। इसके बाद सर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुख जाहिर किया, उन्होंने जो इस्तीफा जो दिया, उस इस्तीफा का शुरू में ही उन्होंने मेंशन किया कि अक्सर जो मंत्री अगर कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं तो कारण बताना चाहिए क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। वो कहा कि मैं कारण नहीं बता के भी इस्तीफा दे सकता था, और इस्तीफा देने के बाद मैं कारण बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। तो पत्र में बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया कि पहला जो कैबिनेट बना वो तो किसी पार्टी चुनाव से जीत करके कैबिनेट तो नहीं बने, उनमें सब विचारधारा के लोग मिल करके वो कैबिनेट बना, फर्स्ट कैबिनेट। क्योंकि पहला सूची जब पंडित नेहरू जी ने बनाया उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं था, तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखिए जवाहर, ये गवर्नमेंट, ये कैबिनेट आप जरूर हेड है, मगर ये आपका नहीं है, ये इंटरिम है, बाद में चुनाव से जो बनेगा वो उसका कैबिनेट होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ के अगर ये कैबिनेट बनेगा तो ये अधूरा कैबिनेट होगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को जोड़ा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया, तो उसमें कई, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वो भी कैबिनेट बने। तो जब भीमराव अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर दिया तो उन्होंने कहा, उन्होंने कई किताब में जिक्र किया, पत्र में भी है, उन्होंने पंडित नेहरू जी को कहा
कि ठीक है, आपने मुझे विश्वास करके कानून मंत्री बनाया, बहुत अच्छा है। कानून मंत्री पद का जो गरिमा होता है उसको वो संरक्षण देंगे, काम करेंगे। लेकिन अब देश बन गए हैं, आजादी मिल चुका है, संविधान का रचना भी हो चुके हैं, अब देश को आगे ले जाना है। मैं और कुछ करना चाहता हूं। मेरा प्राथमिकता क्या है? बाबा साहब ने कहा लॉ का डिग्री, बैरिस्टर तो बाद में बने, अमेरिका से पढ़ के वापस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आने के बाद दोबारा लंदन में जाकर के बाद में वो बार लॉ किया है, बैरिस्टर बने। उसका प्राथमिकता क्या है? इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इंडियन टू डू फिलोसफी इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में। किसी भी देश का आप पन्ना उतर के देख लीजिए हिस्ट्री का, बाबा साहब अंबेडकर का जितना पढ़ा लिखा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। बाबा साहब ने कहा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स है। देश को आर्थिक ताकत देने के लिए मैं भी योगदान देना चाहता हूं। मुझे लॉ मिनिस्टर के अलावा कुछ इकोनॉमिक मिनिस्ट्री दे दीजिए, कोई भी, प्लानिंग, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में कई मिनिस्ट्री है, लेकिन मिला नहीं है। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मिनिस्ट्री नहीं दिया, लेकिन कैबिनेट कमेटी होते हैं, इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी होते हैं, किसी ना किसी कैबिनेट कमेटी में मुझे रखिए। किसी भी कैबिनेट कमेटी में बाबा साहब अंबेडकर को मेंबर नहीं रखा गया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि मैं कैबिनेट में बैठ करके काफी चीज तो कैबिनेट कमेटी में तय करके कैबिनेट में तो औपचारिक पास कराते हैं, तो मुझे तो प्रोसेस में ही इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आप मुझे कुछ मौका देंगे कि नहीं? तो पंडित नेहरू जी पहले कहा कि आपको प्लानिंग पोर्टफोलियो देंगे, तो वो उम्मीद में थे कि प्लानिंग पोर्टफोलियो देने से कम प्लानिंग प्रोसेस में तो वो सम्मिलित हो सकते हैं। फिर प्लानिंग का पोर्टफोलियो भी नहीं दिया। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि ऑर्नामेंटल के हिसाब से कैबिनेट में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू जी को जो इस्तीफा देते समय वो जो पत्र लिखा, वो पत्र का सब जरूर पढ़िए, हम लोग भी पढ़ना चाहिए और देश का हर एक नागरिक भी पढ़ना चाहिए। सबको ये बाबा साहब तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए सर सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और आजादी प्राप्त करने से सिर्फ नहीं होता है, देश को आगे ले जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का नारा क्यों लगाया? 1947 में भारत के साथ उस समय कई और देश को आजादी मिले। देयर आर मेनी कंट्रीज स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका हु अटेन्ड इंडिपेंडेंस during the same period of late 40s and 50s and even up to the 60s. Many countries got freedom. आप आज कई देशों का हालत देख लीजिए। डेमोक्रेसी में भारत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में हम सबसे आगे बढ़ गए हैं, सक्सेसफुल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लेकिन आर्थिक के क्षेत्र में जो सवाल रह गया था, हमारे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कई देशों का जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमसे 8 गुना 9 गुना ज्यादा हो गया। तब प्रधानमंत्री जी को लगा कि आजादी सिर्फ होने से नहीं होगा, डेमोक्रेसी होने के साथ साथ भारत को एक अमीर शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहिए। तब जाकर के विकसित राष्ट्र का नारा लगाया। मैं कभी कभी सोचते रह गया, मैं तो मुझे किस्मत से काफी कम उम्र में इस लोकसभा का सदस्य बनने का मौका मिला। मैं तब से सोचते रह गया, मैं तो अपोजिशन में थे, पीछे बैठते थे और सुनते थे हमारा सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, अडवाणी जैसे लोग, उसमें प्रणब मुखर्जी जैसे लोग, चंद्रशेखर जी जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, काफी सीनियर लोग का बात सुनते थे। तो मैं सोचते थे कि 65 ईयर्स 70 ईयर्स के बाद भी भारत अमीर राष्ट्र क्यों नहीं बना? So many countries have become developed country. What is the reason that India could not become developed country? हमारा देश में किसी चीज का कमी नहीं है। सबसे ज्यादा चीज इस चीज को देखना चाहिए कि इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। गिफ्टेड है, टैलेंट है, पढ़ा लिखा है, सभ्यता है, हमारा हिस्ट्री है।
फिर भी देश गरीब कैसे रहा? आप नहीं सोचते हैं क्या? या आप 65 इयर्स आप सरकार में रहे हैं इसलिए आप सोचने का मौका नहीं मिला क्या? देश अमीर क्यों नहीं बना? डेवलप कंट्री क्यों नहीं बना? अगर 1947 में या उसके पास 10 साल बाद भी एक लक्ष्य रखता कि इतने सालों तक भारत को विकसित बनना ही पड़ेगा, अगर लक्ष्य रखते तो जरूर प्राप्त होते। ये लक्ष्य 2014 के बाद में हमारे सामने में आया है। एक लक्ष्य रख करके तो जाना पड़ेगा। किसी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो लक्ष्य को सामने में रख के चलना होगा। बिना लक्ष्य के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा हाथ में अब 23 साल बाकी है और 23 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। यह समय कम है, मगर मैं पूर्ण दृढ़ निष्ठा से विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा देश एकजुट काम करेंगे तो 23 साल में भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। By 2047, India can develop fully as any other nation has achieved. तो इसलिए सर, जब कोई न्यू रखता है, विजन रखता है, मैंने सुना विपक्ष के लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है, उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है, मिलकर करना होता है। प्रधानमंत्री जी अकेला देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। वो हमारे देश के नेता है, उन्होंने आह्वान किया है, विकसित राष्ट्र सबको मिलकर के काम करना होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आप मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, कहीं भी अच्छा प्रोग्राम जब करते हैं आप मजाक उड़ाते हैं। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फिटनेस के लिए कुछ कीजिए। फिट इंडिया मूवमेंट का हमने मूवमेंट चलाया, एक भी हमारा ओपोजिशन एमपी फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए नहीं आया। क्या आप फिट नहीं रहना चाहते हैं क्या? आप अपना स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं है क्या? आप फिट रहोगे तो देश फिट होगा। फिट सबको रहना है। ऐसा जो कोई पॉलिटिकल चीज है ही नहीं, उसमें भी आप मजाक उड़ाते हैं। वैक्सीन का मजाक उड़ाते हैं। कई मैं उदाहरण देने में, मेरा एमपी बनने तक हमारा नॉर्थ ईस्ट में आसाम को छोड़ के पूरा हमारा बॉर्डर एरिया में मैक्सिमम बॉर्डर पॉइंट्स में गाड़ी से जाने का कोई सुविधा नहीं था, क्योंकि रास्ता नहीं बनाया था। मैं जब नॉर्थ ईस्ट के अलावा मैं जब गृह राज्य मंत्री बना, राजनाथ सिंह हमारा सीनियर गृह मंत्री थे, मैं हेलीकॉप्टर लेकर सीधा गया गुंजी में, क्योंकि गुंजी के बारे में मैंने बचपन से सुना था। क्योंकि गुंजी का एक डॉक्टर मिले मुझे जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दोबारा आप लोग रास्ता नहीं बनाया इसलिए हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा सर। तो उन्होंने कहा 35 साल पहले गुंजी छोड़ के देहरादून आए, देहरादून से दिल्ली आए, दोबारा वापस जाने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि 18 दिन पैदल चलना पड़ता है बोला। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका गुंजी जाता हूं, मैं देखता हूं क्या है। तो हम गए, तो गुंजी के जो लोकल लोग हैं, बाकी तो प्लान हो गए, 2-4 लोग मुझे मिले और कहा कि देखिए गांव में बहुत कम लोग बच गए हैं, सब चले गए हैं, आप मोदी जी को बता दीजिए कि गुंजी के लोग सपना देखना छोड़ दिया है, कभी गाड़ी रास्ता बनेगा। तो मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं और आपके लिए रास्ता बहुत जल्द बन जाएंगे। और बाद में 4 साल के अंदर में गुंजी रास्ता बन गया और सारे लोग आराम से एक दिन में धारचूला होते हुए गुंजी पहुंच सकते हैं। आपको याद है आपके पूर्व रक्षा मंत्री राज्यसभा में जो बयान दिया था, वो तो बहुत ऑनेस्ट बात कहा है। आपके मंत्री हैं, बहुत ऑनेस्टली बोला है, इसलिए मैं तारीफ करता हूं। काम किया नहीं किया, लेकिन बात तो सही बोला है, उसका तारीफ करता हूं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार ने ऐसा पॉलिसी तय किया कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बनाना चाहिए, और रास्ता बनेगा तो उसी रास्ते से चीन आ जाएंगे और हमारा जमीन ले जाएंगे। क्योंकि एक पूर्व रक्षा मंत्री का बात मैंने रखा है, तो मैं ऑथेंटिकेट भी कर दूंगा और पूरा भाषण का ट्रांसक्रिप्ट भी मैं लोकसभा के पटल पर रख दूंगा सर। मोदी जी आने के बाद अब
पूरे हमारे गांव, मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरा गांव 1962 में 2 सप्ताह के लिए चाइना के कब्जे में चले गए थे। तो हमारा जो पूरा कामिंग रीजन, नेफा का जो कामिंग रीजन है, हमारा गांव, हमारे आसपास पूरे चीन के फौजों ने कब्जा किया था। हमने जब बड़ा हुआ तो हमने सोचा कि कांग्रेस पार्टी हो या जो भी सरकार थी उस समय, हमारे लिए रास्ता बनाते नहीं है, हमारे बारे में कोई सोचते नहीं है। और जिस दिन मैंने पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय किया, तो मेरा पहला निर्णय करने का कारण, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि मैं एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करूंगा जिसका सोच राष्ट्रवादी हो और देश का हर एक इंच को बचाने का ताकत रखता है, सोच रखता है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम करके मैं आज बीजेपी का सदस्य होने का फख्र महसूस करता हूं। जिस गांव में मैं पैदल चलता था, जिस जगह मैं बचपन में पैदल जाके 6-7 दिन लगते थे, आज 3-4 घंटे में मैं गाड़ी से पहुंचता हूं। ये बदलाव हमने 10 सालों में देखा। 1947 से 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट बने हैं और 2014 से 2024 के अंदर में 17 एयरपोर्ट हो गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। नेशनल हाईवे 2014 तक टोटल बने हैं 10,900 किलोमीटर और 2024 तक मोदी जी का 10 साल कार्यकाल में 16,207 किलोमीटर बने हैं। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, मैं गिनती करना नहीं चाहता हूं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट अष्ट लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं और हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया, उसका कारण है, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहता हूं उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 106 बार जो हुए हैं, मैं उसको बताना चाहता हूं। सर, संवैधानिक बदलाव, संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं वो आपने भी किया है, हमने भी किया है। आपने ज्यादा किया, हमारा कम है, लेकिन मैं केंद्रित किस बात में करना चाहता हूं। आपने अमेंडमेंट किस लिए किया था? 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जजमेंट दिया, उसको बदलने के लिए आपने संविधान को आपने 42nd अमेंडमेंट क्यों किया? संविधान को, जो प्रीएम्बल को बदलने के लिए आपने 42nd अमेंडमेंट संविधान को किया है। हमने संविधान बदलाव किया, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का बदलाव किया। हमने संविधान का बदलाव किया है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देने के लिए हमने संविधान का बदलाव किया है। संविधान बदलाव का भी कारण जानना चाहिए। आप बिना कारण कैसे बोलते हो? शाहबानू को कानून बदलाव। अब शाहबानू को, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको रोकने के लिए आपने संविधान का बदलाव किया। फर्क है संविधान बदलाव में। सर, आपने राष्ट्रपति शासन कितना बार लगाया आपको मालूम है? इतना ज्यादा लगाया आप भूल गए होंगे। आप टोटल अभी तो 132 बार आर्टिकल 356 का ये हुआ। देखिए सर, मैं सबका बताता हूं। आईएनसी यूपीए ने 90 टाइम्स आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। संविधान का प्रीएम्बल को आपने बदल डाला, संविधान का मूल आत्मा को आपने बदल डाला। फिर आप दूसरे को किस मुंह से, किस हिम्मत से आप आलोचना करते हैं? सत्य बोलिए, असत्य मत बोलिए। आप संविधान के बारे में चर्चा करते समय भी और चर्चा नहीं करते समय भी संविधान का सम्मान करना हम सबका जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, कौन वो पहला मुख्यमंत्री है जो संविधान यात्रा निकाला था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात का सीएम बना, पहली बार उन्होंने संविधान यात्रा निकाला। और संविधान सम्मान यात्रा निकालने का कारण था कि संविधान को सिर्फ पकड़ना नहीं, गांव-गांव तक, लोगों का दिल तक ले जाना है और संविधान के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए संविधान सम्मान यात्रा निकाला। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बना,
इस देश में इतने साल तक इन्होंने शासन किया, संविधान के बारे में कभी उन्होंने सोचा है? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। 2015 में पहली बार हमारे देश में संविधान दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इतने साल तक आपको संविधान याद नहीं आया? और उस समय आपका बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब संविधान दिवस मनाया जा रहा था, उनके नेता ने कहा संविधान दिवस मनाने का क्या जरूरत है? 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस क्यों मनाना चाहते हैं? नाम मत पूछे, मुझे रखना पड़ेगा फिर नाम। संविधान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमने संविधान का संरक्षण के लिए क्या किया है, इसका भी खुद मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर आप लोग बीच में टोका टोकी नहीं करते तो मैं अपना बात को कुछ पॉइंट बोल करके समापन करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे टोका है तो मैं बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन, छोटा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं सर। आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया, उसके बाद दोबारा वो चुन के आना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पीछा करके मुंबई में और विदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर को क्यों हराया और दोबारा इस लोकसभा में चुन करके आने का मौका नहीं दिया? ये मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब के लिए कितना अच्छा होता अगर बाबा साहब फिर से चुन के आते 1952 इलेक्शन में। बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा में दोबारा चुन के आने नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराया है। हो सके तो बाबा साहब की याद में देश से माफी तो मांग ले, आपका पाप कुछ तो कम हो जाएगा। आप कहते हैं कि आप बाबा साहब का नाम भी लेते हैं। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण होने के बाद 1990 तक आपने बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 1956 के बाद आप, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, खुद को भारत रत्न भी दिया। इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री थी, खुद को भारत रत्न दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद, कांग्रेस गवर्नमेंट को हराने के बाद, तब जाकर के 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, तब जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप बताइए कारण, इतने साल तक आपके शासनकाल में भारत रत्न से बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं नवाजा गया है? आपको जवाब देना पड़ेगा, हमको नहीं सही, देश के करोड़ों लोगों को आप जवाब देना पड़ेगा। कुछ तो कारण होगा। मैं मानता हूं कि इस देश में अगर किसी को पहला भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीर्थ स्थल, 5 तीर्थ स्थल का जो प्रमुखता दिया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। सर, मऊ में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, वो जन्मभूमि तीर्थ स्थल जो है बाबा साहब का जन्मभूमि के नाम से विकसित किया जा रहा, क्योंकि पहले से था, उसको और भव्य तरीके से आगे विकसित किया जा रहा। लंदन में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जहां वो वकालत पढ़ाई किया, जिस घर में रह करके, मैं जब गृह राज्य मंत्री था तब भी उस घर में गया, मैं जब खेल मंत्री था तब भी गया, मैं जब कानून मंत्री बने तब भी गया। उस घर को मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने खरीद करके उस घर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम में अंबेडकर मेमोरियल म्यूजियम बना करके बाबा साहब का सम्मान देने का काम किया है। उसको शिक्षा भूमि का नाम दे करके आज वहां पूजा करने जाते हैं। दुनिया के लोग बाबा साहब को सोच कर समझने के लिए शिक्षा भूमि में जाते हैं। और सर, जिस स्थान में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुए थे, उस घर को बाबा साहब का परिनिर्वाण भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर में बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल जो बड़ा होल सेंटर बना है, आप जाके देखिए किस भव्य से वो स्थल का विकसित किया गया है।
मैं अभी पिछले महीने मैं मुंबई गया, मुंबई जाकर के चैत्य भूमि में गया और चैत्य भूमि के सारे भिक्षुओं से मैंने मिला। मैं चैत्य भूमि में जाकर के बता के आया, मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी मैं जिम्मेदारी हूं, मैं एक बौद्ध भी हूं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया और मैं पहला बौद्ध मंत्री, कानून मंत्री बना और एक ट्राइबल, मैं इस देश का कैबिनेट मंत्री के रूप में बाबा साहब का कुर्सी में बैठने का काम किया। तब मेरा जिम्मेदारी बनता है। मैंने चैत्य भूमि में जो मैनेजमेंट के साथ बात करके कहा है कि बाबा साहब ये चैत्य भूमि है, इसका विकसित बाबा साहब के सम्मान में उस स्टैंडर्ड से होना चाहिए। और हमने उनको कह गया, मोदी जी के नेतृत्व में आपको जो भी मदद चाहिए हम लोग प्रदान करेंगे। इंदू मिल मुंबई में 430 फीट ऊंचाई का अंबेडकर स्टेचू जो बनने जा रहा है, वो अब तक बन गए होते, लेकिन उसके लंबाई को और बढ़ाने के लिए परिवारजनों ने रिक्वेस्ट किया है, तो इसलिए उसका ऊंचाई बढ़ाने में थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन जब 2026 में अरब सागर के तट में मुंबई में 430 फीट ऊंचाई का बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति जब खड़ा होगा, सब देख करके अच्छा लगेगा कि ये बाबा साहब का मूर्ति 25-30 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगा और हमको बाबा साहब का कदमों पे चलने के लिए और प्रेरित मिलेगा। ऐसा भव्य वहां पे मूर्ति बनाया जा रहा है। अब बाबा साहब का नाम बोलने से भी आपको आपत्ति है? आप लोग बाबा साहब को जितना इंसल्ट कर चुके हैं, और भी आप ऐसे बोल के आप और इंसल्ट करना चाहते हैं क्या? कम से कम बाबा साहब का नाम लेते समय तो ध्यान में सुनिए। इस चर्चा में मैं फिर से सर आपके सामने में अपने पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से बाबा साहब अंबेडकर का लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों ने जो भूतकाल में आपने जो पहले जो गलतियां की उसको भूल करके बाबा साहब को जो हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं, 5 तीर्थ स्थल बनाया हुआ है और साथ साथ में बाबा साहब के नाम में कई प्रोजेक्ट, योजनाएं, स्कीम चला रहे हैं, उसको सक्सेस कराने के लिए आप भी योगदान दीजिए। हम मिल करके बाबा साहब को सम्मान देना बहुत जरूरी है। संविधान का अंगीकरण करने का 75 वर्ष पूरा होने पर मैं पूरे संविधान की उस सभा में रहने वाले जितना भी महानुभाव, महान आत्माओं को नमन करते हुए और हमारे संविधान को और आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के काम करने का एक संकल्प लेकर के 2047 में भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के काम करने का अपील करते हुए मैं अपना बात को समाप्त करना चाहता हूँ।